नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 के अंदर हमारी जो बुक चल रही है जिसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2, इसके अंदर हम पाठ नंबर पढ़ रहे हैं 2, जिसका नाम है भारत के विकास की यात्रा 1985 से 2004। इस भाग को अब तक हम 4 भागों में पढ़ चुके हैं। आपने चारों भाग नहीं देखे तो वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट और अंतिम पार्ट लगेंगे, यानी आज हम ये जो पार्ट है वो समाप्त कर देंगे और आपके सामने मैं जो है आपके सामने आज उपस्थित हूँ, जिससे आपको ऐसे लगेगा कि भी क्लास में ही गुरुजी पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने आज अपने जो रिकॉर्डिंग है इसमें साथ कैमरा इंक्लूड किया, यानी आप मेरे साथ साथ में चेहरा भी देख पाएँ और आपको ऐसा लगे कि गुरुजी वास्तव में पढ़ा रहे हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो छात्रों, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सबसे पहले समझो उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण का अर्थ होता है कोई भी देश है उसकी जो आर्थिक समस्याएं होती है या आर्थिक जो नीतियां होती है, उन नीतियों में या तो स्थिरता, यानी या तो उन नीतियों में मतलब ढील देना, छूट देना, या उन नीतियों को बदल देना या समाप्त कर देना ही उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन कहलाता है। समझ गए? किसी भी देश में आर्थिक नीतियों में छूट देना या उन नीतियों को बंद समाप्त कर देना ही उदारीकरण की पहचान है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है जिसका नाम है निजीकरण। निजीकरण का अर्थ है प्राइवेटाइजेशन, यानी कोई भी संस्था हो उसका निजीकरण कर देना। जैसे हम ये मान लें कि सरकार का कोई डिपार्टमेंट है जो सरकार जो चाहती है कि वो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण कर दे, तो निजीकरण का मतलब होता है कि स्वामित्व जो है एक निजी हाथों में यानी निजी कंपनी को सौंप दिया जाए, यानी सरकार का जो भी डिपार्टमेंट है उसको निजी हाथों में सौंप दिया जाए, इसको कहेंगे निजीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण और निजीकरण का परिणाम होता है वैश्वीकरण। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, उदारीकरण की जो संकल्पना है इसकी शुरुआत 1980 के दशक में राजीव गांधी के शासनकाल में हो गई थी। यानी जो उदारीकरण है इसकी जो शुरुआत है 1980 में राजीव गांधी के शासनकाल में हुई थी। उस समय बहुत से उद्योग धंधे तथा व्यापार पर प्रतिबंध समाप्त होनी शुरू हो गई थी, यानी ऐसे लाइसेंस राज जो है लगभग समाप्त होने की बात है। बहुत सारे उद्योग धंधे और व्यापार थे, उन पर क्या प्रतिबंध लगाए होते। बहुत सारे कोई भी आप उद्योग धंधा करोगे, व्यापार करोगे तो आपको बहुत सारे लाइसेंस वगैरह ऐसे लेने पड़ते थे। मगर वास्तव में उदारीकरण की शुरुआत 1990 के दशक मानी जाती है, लेकिन वास्तव में तो उदारीकरण की शुरुआत है विद्यार्थियों वो 90 में मानी जाती है। जब 90 में माने जाते हैं उन्होंने केवल 1991 की आर्थिक मंदी से भारत को उबारा, बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह समाप्त किया। यानी जो पीवी नरसिम्हा राव है उस समय की बात है, उन्होंने एक तो भारत को आर्थिक मंदी से उबारा, दूसरा जो लाइसेंस राज व्यवस्था है वो समाप्त कर दी। अब देखो उस समय का ये मॉडल था, यानी 90 का जो पीवी नरसिम्हा राव का मॉडल है ये है एलपीजी। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। विदेशी निवेश के लिए द्वार खोल दिए गए। निवेश का मतलब विदेशों से जो पैसा आने वाला था, जो पूंजी भारत में लगनी थी, उसके द्वार खुले। भारत के परमाणु कार्यक्रमों को भी गति प्रदान हुई, यानी जो भारत के परमाणु कार्यक्रम थे उनको भी गति प्रदान हुई। इससे भारत के आर्थिक ढांचे में सुधार हेतु कई सराहनीय कदम उठाए गए। यानी भारत का जो आर्थिक ढांचा है इसको जो सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे देश की व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो। यानी उदारीकरण जो है एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण तैयार किया गया जिससे देश की जो भी व्यवसाय है, जो भी उद्योग धंधे हैं, वो स्वतंत्रता रूप विकसित हो सके। उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि जो भी उद्योग धंधे हैं उन पर लगे जो प्रतिबंध है उनको कम कर देना या स्थिरता बरतना, जिससे जो भी व्यापारी हैं, जो भी उद्योग धंधे वाले बिजनेसमैन हैं, उनकी किसी भी प्रकार के कार्य करने में बाधा नहीं आए।
उदारीकरण ने व्यापारिक दुनिया में केवल क्रांतिकारी बदलाव किया, यानी उदारीकरण जो है व्यापारिक दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। सभी देशों के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान किए, यानी जो भी देश भारत में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर प्रदान किए। उदारीकरण नई उद्योग नीति का परिणाम है जो लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर देगा, यानी उदारीकरण जो है नई जो इंडस्ट्री नीति है उसका परिणाम था जिससे लाइसेंस राज समाप्त हो गया। विदेशी प्रौद्योगिकी, पूंजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया, यानी जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, विदेशी पैसा है और जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनको आमंत्रित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र में कार्य करने पर अपनी रुग्णता को ठीक करने का मौका दिया गया, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो पब्लिक सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, उसको आरक्षित क्षेत्रों में कार्य कर यानी रिजर्वेशन क्षेत्रों में कार्य कर अपनी रुग्णता यानी जो अपनी लाचारी थी, अपनी जो बीमारी थी उसको ठीक करने का मौका देगा। सरकारी भागीदारी को वित्तीय संस्थानों, श्रमिकों एवं जनता तक विस्तृत किया, यानी जो सरकारी भागीदारी थी यानी सरकार की जो पार्टनरशिप थी उसको जो फाइनेंशियल जो संस्थान है, श्रमिक है और जनता तक विस्तृत किया गया। आयातित वस्तुओं में छूट दी गई और निर्यात की वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया, यानी जो आयातित वस्तुएं थी, जो भी आयात बाहर से आता था उनमें छूट दी गई और जो निर्यात की वस्तुएं थी उनमें प्रोत्साहन दिया गया। इन निर्णयों से कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था से भिन्न है, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण की नीति है ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिली जुलती अर्थव्यवस्था से भिन्न है। पूंजीवादी निजीकरण उन्मुखी देश और विदेशों की प्रतिस्पर्धा के आधार पर विकसित है, यानी जो पूंजीवादी निजीकरण है, जो पैसों का प्राइवेटाइजेशन है, ये उन्मुखी देशी और विदेशी प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर विकसित हुई। आज़ादी के बाद 1991 भारत के आर्थिक इतिहास में जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ, यानी जो भारतीय इतिहास है इसमें क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले देश एक आर्थिक गंभीर संकट के दौर से गुजरा था, यानी इससे पहले क्या है, देश जो है आर्थिक गंभीर संकट से गुजरा था, यानी देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो पनप रहा था। इसके बाद देखो, इसी संकट ने भारत की नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति लागू करने का मजबूर कर दिया, यानी इसी के कारण जो है भारत में जो भारत के नीति निर्माता थे उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की। संकट से उत्पन्न स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्यों से नीति का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, यानी जो संकट से उत्पन्न स्थिति ने सरकार को मूल्यों का स्थिरीकरण यानी मूल्य स्थिरीकरण करना और जो संरचनात्मक सुधार थे यानी जो ढांचागत सुधार थे उनके उद्देश्यों से नीति निर्माण के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीति का उद्देश्य था कमजोरियों को ठीक करना, यानी जो स्थिरीकरण ऐसी नीति का उद्देश्य क्या था, कमजोरियों को ठीक करना, जिसे राजकोष से घटाया, यानी जो सरकार को घटाया और विपरीत भुगतान संतुलन है उसको भी ठीक किया जा सके। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया, यानी जो संरचनात्मक सुधार थे, जो कठोर नियम थे उनको दूर कर दिया, जिस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसके कारण सुधारों को जो भारत की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें लागू किया गया। उदारीकरण ने प्रत्येक सेक्टर में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, यानी जो कोई भी सेक्टर हो उसमें उदारीकरण का महत्व पड़ा, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, सेवाएं हो, दवा उद्योग हो, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस उद्योग हो, सब में इन सभी सेक्टरों में सुधार से अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी दिए गए, यानी इन सेक्टरों में सुधार हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर भी दिए। अगर सन 1991 के पहले और बाद की तुलना की जाए तो ये बात स्पष्ट नजर आती है कि उदारीकरण ने गरीबी कम की, यानी जो उदारीकरण है इसने गरीबी कम की। जहां सन 2005 में 41.6% जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा $1.25 के नीचे जीवन यापन करती थी, वहीं 88 में यह आंकड़ा 59.8% था, यानी 3 साल पहले की बात करें, यानी 2005 में जो है 41.6 था और 88 में यह आंकड़ा था 59.8। ये कहना गलत नहीं है कि उदारीकरण ने लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार किया, उनकी प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी की गई। आप देखो 91 की जो आर्थिक नीति इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। 1991 में उस समय के तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का शुभारंभ किया गया, जिसके उद्देश्य थे, पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको ग्लोबलाइजेशन यानी जो विश्व व्यापार है उसमें उतारने के साथ साथ बाजार के रुख का भी उसके अनुरूप बनाना था। दूसरा, मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना, ये जो मुद्रास्फीति की दर है इसको नीचे लाना और जो भुगतान में असंतुलन होता है उसको दूर करना। आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना, यानी जो आर्थिक विकास दर है जीडीपी जो है इसको बढ़ाना और विदेशी मुद्रा भंडार है इसका निर्माण करना। आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ
सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना था। यानी जो आर्थिक स्थिरीकरण है उसके साथ साथ जो भी अनावश्यक प्रतिबंध थे उनको हटाकर बाजार के अनुरूप अर्थव्यवस्था तैयार करना। प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करता है। यानी जो भी प्रतिबंध है उनको हटाकर माल है, सेवाएं हैं, पूंजी है, मानव संसाधन है और टेक्नोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भागीदारी बढ़ाना था। यही कारण था कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। यानी जो 3 ही ऐसे क्षेत्र छोड़े गए जिनमें जो है ये नहीं हुआ, बाकी सब में हो गया। 1991 के मध्य की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए ताकि अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके। यानी 91 की शुरुआत में ही भारत ने जो व्यापार है, विदेशी निवेश है, विनिमय दर है, उद्योग है, राजकीय व्यवस्था, इन सबको असरदार बनाने के लिए कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना था। ये जो नई आर्थिक नीति बनी थी इसका एक उद्देश्य था कि साधन के रूप में अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी माहौल करना और उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना। नई आर्थिक नीति के तहत निम्न कदम उठाए गए। पहला, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण। उदारीकरण नीति के तहत सभी वाणिज्यिक बैंक ब्याज की दर निर्धारित करने के स्वतंत्र हो गए। यानी कहा गया कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वो ब्याज की दर स्वयं निर्धारित करेंगे। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों को मानने के लिए कोई बात नहीं है। जो आरबीआई जो ब्याज की दर दे वो मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। दूसरा, लघु उद्योग यानी एसएसआई के निवेश में वृद्धि। लघु उद्योग धंधों में जो निवेश की सीमा है वो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई, जिससे ये कंपनियां अपनी मशीनरी को उन्नत बनाने के साथ साथ कार्यकुशलता में भी सुधार करें। सामान्य आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता, यानी भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। उद्योगों के विस्तार और उत्पादन की स्वतंत्रता। इस नई उदारीकृत युग में अब उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए भी स्वतंत्र थे। इससे पहले सरकार उत्पादन और क्षमता आदि की सीमाएं जो है तय करती थी। यानी पहले सरकार कहती थी कि आपको इतना ही आप उत्पादन कर सकते हो, कोई उद्योग इस सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था। अब उद्योग जो है बाजार की आवश्यकता अनुसार जो है अपना उत्पादन फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। 5वां था प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन। एकाधिकार एवं प्रतिनिधात्मक व्यापार प्रथा MRTP अधिनियम 1971 के अनुसार वे सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति का जो मूल्य है 100 करोड़ या उससे अधिक है को MRTP कंपनियां कहा जाता था। इसी कारण पहले उन पर कोई भी बहुत सारे प्रतिबंध थे, लेकिन अब इन कंपनियों को निवेश करने के लिए सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, आगे हुआ था कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यानी कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। यानी जो पश्चिमी घाट का पर्वत है ब्रह्मगिरी, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होगी। यानी इसका जो डेल्टा है, जो डेल्टा नदी के मुहानों के ऊपर बने होते हैं उसके ऊपर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के जल पर 4 राज्यों के करोड़ों लोग निर्भर है। यानी जो कावेरी नदी है इसके ऊपर 4 राज्य डिपेंड है। इसके पानी को लेकर राज्यों के बीच सालों से विवाद चला रहा है। यानी जो 4 राज्य हैं उनके बीच में विवाद है। कावेरी नदी जल विवाद पर पेचीदगियों की शुरुआत 1892 और 1924 को समझौते की वजह से हुई थी। यानी 1892 और 1924 में समझौते हुए थे, जो कि मैसूर के राज परिवार और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच, यानी जो मैसूर का राज परिवार उसके बीच में और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच समझौते हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद केंद्र सरकार ने सन 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय इसकी दखल के बाद जो केंद्र सरकार ने 1990 में एक कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल ने सन 2007 में इस मामले में अपना आदेश दिया था। यानी ट्रिब्यूनल जो है 2007 में अपना फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में तमिलनाडु को 419 टीएमसी फुट, कर्नाटक को 270 टीएमसी फुट, केरल को 30 टीएमसी फुट और पुडुचेरी को 60 टीएमसी फुट जल का आवंटन किया। यही इनके बीच में पानी को बांटा गया। सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी 2018 के एक निर्णय तहत तमिलनाडु हेतु
404.25 टीएमसी फुट, कर्नाटक हेतु 284.75 टीएमसी फुट और केरल हेतु 30 टीएमसी फुट और पुदुचेरी हेतु 7 टीएमसी फुट के आवंटन का प्रावधान किया गया। यानी 2018 में ये निर्णय हुआ था। यानी जो पहले केरल को 419 मिलता था उसको 404 और कर्नाटक को 270 मिलता था उसको 224.75, जबकि केरल और पुडुचेरी का भाग वही रहा। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिनों के पश्चात जो है उनकी सरकार गिर जाती है। उसके बाद अल्पकाल के लिए जो संयुक्त मोर्चा जो यूनियन फ्रंट है उसकी सरकार बनती है, जिसमें क्रमशः HD देवेगौड़ा और इंदिरा कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। अपने अल्पकाल के समय में इंदिरा कुमार गुजराल ने विदेश नीति के क्षेत्र में गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी जो इंदिरा कुमार गुजराल है उन्होंने एक विदेश नीति में अपना एक सिद्धांत बनाया था जिसको कहते हैं गुजराल सिद्धांत, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करती है। यानी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध की स्थापना की थी। 19 मार्च 1998 को पुनः वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 99 में आयोजित आम चुनावों में विजय प्राप्त करने के बाद 22 मार्च 2004 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। यानी अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार उनके 13 दिनों की सरकार गिर गई, फिर वह 13 माह के लिए बने और बाद में वह तीसरी बार 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी सरकार कार्यकाल में भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। यानी जो वाजपेयी सरकार का कार्यकाल है इसमें भारत एक नए युग में प्रवेश किया। इस काल में भारत में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष पहचान बनाई। यानी जो परमाणु पोखरण 2 हुआ था, पोखरण 1 हुआ था इंदिरा गांधी के समय, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था। वही निजी क्षेत्रों और विदेशी निवेश को भी जो है प्रोत्साहित भी किया गया। वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की व्यापक योजनाओं को गति प्रदान कर दी और 2001 में भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुभारंभ। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज इनके विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी 2011 में, जिसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए सर्व शिक्षा अभियान भी क्रियान्वित किया। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है वाजपेयी साहब के कार्यकाल में था। इस काल में वाजपेयी के नेतृत्व में विदेश में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ रचनात्मक संबंधों को स्थापित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए। यानी जो विदेशों में भारतीय बसे थे उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए गए। अब है ऑपरेशन शक्ति। भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान सन 1998 में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। यानी जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 98 में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण होने से सारे विश्व में तहलका मच गया था। यानी एक तो 11 और 13 मई को जो है पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण हुए थे, जिससे पूरे देश में तहलका मचा। पोखरण 2 के नाम से प्रसिद्ध इस ऑपरेशन का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था। यानी ये जो ऑपरेशन है पोखरण 2 इसका कूट नेम था, यानी सांकेतिक नाम, यानी कोड था ऑपरेशन शक्ति, जिसका नेतृत्व डॉक्टर R चिदम्बरम ने किया था। यानी इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर R चिदम्बरम ने। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का नया नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और अटल बिहारी जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बताना था कि भारत पड़ोसी देशों के सामरिक योग्यता का मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ है। यानी जो परीक्षण किए गए थे उसमें जो भारतीय पड़ोसी देश है उनको बताना था कि अगर आप हमारे साथ कुछ भी गलत करोगे तो हम भी पूरी तरह आपके साथ तैयार हैं। अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए वे भी आत्मनिर्भर है। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन वह हथियारों का पहले प्रयोग नहीं नीति प्रकार, यानी पहले वो परमाणु प्रयोग नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में ये बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रतिवचनबद्ध है। यानी जो भारत में वैश्विक स्तर पर भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण है उसके लिए वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। यानी जो परमाणु हथियारों से मुक्त है उसकी रचना हो। अब देखिए ये परमाणु परीक्षण स्थल की चित्र है, जिसमें आपको यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जॉर्ज फर्नांडिस भी नज़र आ रहे हैं। ये है जो अलग अलग जो है सारे दिखा रखे हैं इसमें। यहाँ पर आगे आप देखोगे कारगिल युद्ध।
भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल में सन 1999 में छिड़े युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हुए जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल जिले में घुस आए थे। भारत के लिए बेहद मुश्किल हालात थे जब ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने डेरा जमा लिया था। यानी यहाँ पर जो है ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे, जबकि भारतीय सैनिक जो है नियंत्रण रेखा पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के निचले हिस्से से जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। पर देश की सीमाओं की रक्षा का जुनून व जज्बा कुछ ऐसा था कि तमाम मुश्किलों को पार कर भारत के जो रणबांकुर हैं उन्होंने पाकिस्तानियों सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत विजय पताका फहराई गई। देश उन रणबांकुरों का हमेशा ऋणी रहेगा जिनके शौर्य एवं बलिदान के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हो सकी। कारगिल युद्ध के दौरान सभी सैनिकों ने जो है अद्भुतता वीरता का परिचय दिया था। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि कारगिल के रणबांकुरों की शौर्य गाथा कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। तस्वीर सहवार BCCL, ठीक है। तो ये हमारी कारगिल युद्ध की बात है। तो आज दोस्तों हमारा जो पाठ नंबर 2 है ये कंप्लीट हो रहा है। आज मैं आपको यहीं पर पाठ नंबर 2 की प्रश्नोत्तर करा देता हूँ और कल हम पाठ नंबर 3 शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से? 42वें से, 44वें से, 52वें से, 61वें से। तो ये जो दोस्तों हुआ था ये 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ था। तो आप इसका सही उत्तर लिख लेना। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? तो इसका उत्तर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया? 76, 78, 85 और 89। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो 89 वाला है ये सही होना चाहिए। बाकी हम एक बार पुनः चलते हैं ऊपर जहाँ पर ये जो हुआ था 86 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो हुई थी। हाँ 76 में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा 1976। तो इसका सही क्या तो उत्तर हो जाएगा 1976 वाला दोस्तों। इसका उत्तर है 1976। तीसरे प्रश्न का उत्तर लगा लेना 1976 ऐसे ही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो हम देखेंगे ऊपर। राजीव गांधी का जो 86 का जो काल है उसमें है इस प्रश्न का उत्तर। इग्नू। इग्नू की स्थापना हुई थी ये रही 1985 में। उत्तर आ गया। इसका भी आप लगा लेना उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा 1985। 1985। भारतीय सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सैम पित्रोदा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब होती है? 94 में, 97 में, 99 में, 2 में। तो इसमें भी आप देख सकते हो ट्राई की जो स्थापना है वो हुई थी यहाँ ये देखिए 97 में, 1997 में ट्राई की स्थापना होती है। तो इसका भी उत्तर आप क्या लगाओगे 1997। अगला प्रश्न चलते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये तो हमने पढ़ा था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 में चलाया गया था। जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय उनमें आवश्यक जो सामग्री है उसके जुटाने के लिए। अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर आप जो है जैसे औपचारिक शिक्षा का मतलब तो क्या होता है कि जहाँ पर आप किसी भी एक जगह जैसे स्कूल होते हैं वो औपचारिक शिक्षा केंद्र होते हैं जहाँ पर आप बालक को एक समय एक अवधि के लिए पढ़ा सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक का मतलब न तो कोई भवन की बाध्यता है न आपके समय की बाध्यता है, जहाँ पर आप कहीं पर भी उसको पढ़ा सकते हैं, ये औपचारिक शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में खेल और शारीरिक विषयों में बारे में क्या प्रावधान किए गए? तो ये हम देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको ऊपर जाना होगा। 86 के अंदर हम चलते हैं। खेल और के बारे में क्या प्रावधान थे? तो ये रहा, यहाँ पर ये रहा
खेल और शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया है, इनके लिए प्रावधान क्या किया गया कि खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी और शारीरिक शिक्षकों के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, ये इतना उत्तर है इसका, ये कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड के क्या कर्तव्य हैं। तो केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड के कर्तव्य हमें देखने हैं, तो इसको हम पूरा थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड के कर्तव्य देखने के लिए थोड़ा और ऊपर जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड के कर्तव्य यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा, कार्यान्वयन संबंधित देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा और भारतीय सेवा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कर्तव्य हैं। अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आ रहा है सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, यानी सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है। ये जो है हमने देखा था यहाँ पर है, सूचना क्रांति में आया था एक टॉपिक सूचना का राजपथ। यहीं पर हमने देखा था जो सूचना का राजपथ है, ये नाम आप ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कहीं आया था हमारे सामने, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर आया था कि सूचना का राजपथ। हाँ ये रहा, इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है, इंटरनेट को। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आ गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी से क्या समझते हैं, यानी वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मतलब से आप जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, उसको देख सकता है, ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य, ई गवर्नेंस का मतलब होता है जो सरकार होती है, सरकार के विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर लाना। सीडोट के बारे में आप क्या जानते हैं, सीडोट जो है एक संस्था बनाई गई थी, ये आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा सी डॉट एक संस्था थी, ये रहा सी डॉट जो है वो सैम पित्रोदा ने एक संस्था गठित की थी सी डॉट नाम से, और ये जो है सी डॉट जो है वो भारतीय सरकार का दूरसंचार तकनीकी विकास केंद्र भी है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, तो ये इतना ही है इसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है पोखरण 2 से क्या से। पोखरण 2 जो है अभी अभी हमने पढ़ा था, पोखरण 2 से ऐसे है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो परमाणु परीक्षण किए गए थे वो मतलब वो था पोखरण 2। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस जो है आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एक राजनीतिक दल के एक राजनीतिक दल के सदस्य को किसी सदस्य की निर्भरता के किन आधारों पर बनाया जाता है, तो ये आपको जाना पड़ेगा दल बदल विरोध जो कानून है वहाँ पर इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा और ऊपर हम जाते हैं। हाँ ये रहा, ये देखो ये पॉइंट है कि वैसे ऐसे राजनीतिक दल के सदस्य छोड़ता है वह उस सदन में अपनी पार्टी निर्देश की विपरीत मत देता है, तो अपनी पार्टी निर्देश के बावजूद मतदान से उसी तरह से कोई निर्दलीय सदस्य राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य की राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो ये वो है वो निरीहक अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो उसका उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में प्रारंभिक शिशु और शिक्षा की देखभाल में क्या प्रावधान है, और उससे अगला प्रश्न है कि 86 में शिक्षा की विषय वस्तु और मूल्यांकन शिक्षा पर क्या प्रावधान है, और उससे अगला प्रश्न है कि 86 की तहत मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार संबंधी क्या सुझाव है। तो इसमें हम जो है, और एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के बारे में प्रावधान है। तो ये 500 प्रश्न एक साथ देखते हैं। पहले देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा और शिशु। तो इसमें हम जो है प्रारंभिक शिक्षा और शिशु के बारे में जो प्रावधान है वो देखते हैं, उसके बाद वो अगले देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको सबसे शुरुआत में जो पॉइंट दिए गए थे
कि यहाँ से आप देखोगे प्रारंभिक शिक्षा और शिशु, ये देखो ये रहा शिशु की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा, ये आपको इसके अंदर पूरा लिखना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि विषय वस्तु वाला, विषय वस्तु का जो प्रश्न दिया गया ये रहा, शिक्षा की विषय वस्तु प्रक्रिया मोड याद आएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न था मूल्यांकन वाला, तो मूल्यांकन के बारे में आपको ये रहा, मूल्यांकन और परीक्षा में सुधार, ये पॉइंट आपको लिखना है पूरा। और शिक्षक के बारे में आपको ये पॉइंट उतारने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला जो हमारा प्रश्न आ रहा है वह है परमाणु हथियारों के संदर्भ में भारत के पहले प्रयोग नहीं नीति को स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पर कि भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की कि भारत अपने रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, वह हथियारों के पहले प्रयोग नई नीति पर काम करेगा। भारत की परमाणु नीति ये बात रहेगी कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभाव इन परमाणु निषेध के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त किए जाए। तो यह आपको यहाँ से इसको करना है, ये भारत की परमाणु नीति से लेकर यहाँ तक ये प्रश्न आपको उत्तर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उदारीकरण के बारे में आपको जो पीछे आपने पढ़ा था वो सारा बताना है कि उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसको आप जो है यहाँ से आप शुरू करोगे उदारीकरण के बारे में, यहाँ से मतलब ये लिख दोगे, यहाँ से पहले मतलब आप अर्थ लिखोगे उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, उसके बाद में जो उदारीकरण की ये जो पॉइंट है वो आपको उतारने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद पर टिप्पणी लिखी। तो ये जो कावेरी जल विवाद हमने ऊपर देखा था उस पर आपको लिखना है कि ये जो कावेरी जल विवाद है वो 1892 और 84 में मैसूर के राजपरिवार और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुआ, और उसके बाद ये आपको जो न्यायालय की जो निर्णय हैं वो लिखने हैं साथ में, ठीक है। अब चलते हैं निबंधात्मक प्रश्न को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के प्रमुख प्रावधान शामिल किए। तो पूरी शिक्षा नीति है उसके अंदर जो मेन आपको प्रावधान लिखने हैं वो जो प्रावधान लगे उनके साथ लिख देना। अगला 91 के आर्थिक नीतियों के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इस नीति के तहत उठाए गए कदमों की विवेचन कीजिए। जो 91 के अंदर जो आर्थिक नीति के उद्देश्य हैं, ये जो 91 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे आर्थिक नीति के उद्देश्य, ये सारे आपको उद्देश्य लिखने हैं और साथ में ये पॉइंट जो 5 है वो भी आपको लिख लेने हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको आज दूसरा पार्ट और साथ में प्रश्नोत्तर करा दिए। पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रश्नोत्तर उसके नहीं करवाए हैं, करवा दूंगा उसके प्रश्नोत्तर भी, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपने वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें। कल हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की विकास की यात्रा 4 से 2019, ठीक है।